हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, वो हमने कंप्लीट कर चुका है टर्म 1 में। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, वही फॉर्मूले वगैरह यूज़ करे जाएंगे, तो उसका भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। बट साथ के साथ ये जो नया कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई आपको तो जो आगे के क्वेश्चंस है वो समझ में नहीं आएंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करे जाएँ। और अगर क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। बट उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं ये एक इंसान है, गुड डे टाइप का। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे खड़ा होगा। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है। अब सपोज दैट ये इस डायरेक्शन की तरफ को देख रहा है, ये रही इसकी आँख, कुछ ग्राउंड से अबव रहेगा क्योंकि इसकी भी कुछ ना कुछ हाइट है। तो ये जो लाइन मैंने खींची इस तरीके से, इसकी आँख से होता हुआ सीध में गया है, क्योंकि ये इसकी तरफ को देख रहा है, यहाँ की तरफ को। तो ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, SIGHT। साइड का मतलब भी एक तरीके से देखना होता है ना, टू सी होता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन इस तरीके से खींची जाती है मैथ्स में, इसे हम लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझ में आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन देखना शुरू करते हैं। अब देखो, इस चीज़ का यहाँ यूज़ होने वाला है। कैसे, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का क्या मतलब होता है। एलिवेटर होता है ना हमारे पास, क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे एलिवेटर लगा होता है जो कि हमें ऊपर की तरफ को ले जाता है। तो एलिवेशन का मतलब वही है क्या, एलिवेटर से, कि हम लोग ऊपर की तरफ को देख रहे होंगे। एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ को देख रहे होंगे। सपोज दैट, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये ग्राउंड लेवल है, ये जो डबल डैश मैंने इस तरीके से मारा हुआ है ये ग्राउंड है। ये जो AD ये आपको नज़र आ रही पूरी ये लेंथ, ये B से शुरू हो रहा है और यहाँ नीचे ग्राउंड लेवल पे जा रहा है। और ग्राउंड लेवल पे जब ये जा रहा है, इस पॉइंट को D नाम दिया। तो ये जो BD नज़र आ रहा है आपको, ये कंप्लीट एक बिल्डिंग है। इसी ग्राउंड लेवल पे, सेम ग्राउंड लेवल होगा ना, तो इसी ग्राउंड लेवल पे एक इंसान खड़ा है मान लेते हैं। ये इसकी आँखें थोड़ा हाइट पे रहेंगी, ठीक। अब ये जब सीध में देख रहा है इस बिल्डिंग की तरफ को, तो ये जो लाइन जा रही है आपके पास, ठीक है, एक तो ये लाइन हो गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात। अब सपोज दैट एक तो इसने एक बारी ऐसे करके देखा सीध में, दूसरा मैं एक बारी ले लेता हूँ कि इसने क्या देखा, ऊपर की तरफ को, बिल्डिंग के सबसे टॉप वाले हिस्से की तरफ को, जो कि है B वाला। तो इसने जब इस तरफ को देखा, तो ये जो लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन है ऑफ कोर्स, है ना, वहाँ पे दिखेगी थोड़ी है। तो हमने ये जो खींची है इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी आंखों की डायरेक्शन में जो लाइन खींची जा रही है इमेजिनरी, वो हमारे पास लाइन ऑफ साइट कही जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी थी। अच्छा, अगर मैं कहूँ एक लाइन ऑफ साइट ये हो गई और एक ये हो गई, तो कोई गलत बात नहीं है। बस यहाँ पे इस वाली लाइन को इसलिए खींचा जाता है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, दिखा सके कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग पाएगी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, किसकी मदद से, एक तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और एक ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है फिर, तो इसको मैंने थीटा का नाम दिया है। अब एंगल वर्ड यूज़ करा है, यानी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एंगल होगा, और एलिवेशन वर्ड यूज़ है, इसका मतलब वो जो भी इंसान देख रहा है जिस भी चीज़ को, वो नीचे होगा और वो ऊपर की तरफ को, अपनी हाइट से ऊपर की तरफ को उस चीज़ को देख रहा होगा। तो इसी वजह से इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होता है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। ये जो बिल्डिंग की तरफ को इसने सीध में देखा था और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसने देखा था, इन दोनों लाइन के बीच में ये जो एंगल है, इसको मैंने थीटा नाम दिया है, और यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लोग दो लाइंस खींच रहे होते हैं, एक तो लाइन ऑफ साइट कहलाई जाती है, और एक उसी बिल्डिंग की तरफ को हम लोग पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे जो कि ग्राउंड लेवल के पैरेलल में होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और इस लाइन को, ये जो AC लाइन खींची है, इसे हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है।
दूसरा देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसा कि मैंने कहा था एलिवेशन से कौन ध्यान रखेगा, एलिवेटर यानी कि ऊपर की तरफ को ले जाते हैं। उसी तरीके से डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ को आना, वो चाहे इंसान हो या फिर कहीं से भी हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हों। तो जब भी हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे उसे हम लोग कहेंगे डिप्रेशन, और वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सपोज दैट इसके लिए मैंने एक बिल्डिंग ले ली ए बी, ये रहा ग्राउंड लेवल और ये रहा कोई पॉइंट अगेन एक ग्राउंड लेवल पे ही है, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। सपोज दैट एक इंसान यहाँ पे इस बिल्डिंग के टॉप में खड़ा है और उसकी कोई ना कोई लाइन ऑफ साइट होगी। कहने का मतलब वो एक तो सीधाई में, सीधी डायरेक्शन में ऐसे करके देख सकता है, तो एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। और सपोज दैट वो जो ऑब्जेक्ट है जो वो देखना चाह रहा है वो नीचे की तरफ को है ग्राउंड लेवल पे, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन पाएगा। जब तक कि वो नीचे की तरफ ना देखे तब तक एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बन पाएगा। ये तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। इसको मैं काट देता हूँ, ये लाइन ऑफ साइट नहीं है हमारे लिए, ये ध्यान रखना, ये गलती से लिख दिया है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों जगहों पे यूज़ किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है लाइन ऑफ साइट क्या है फिर। तो देखो जैसा कि मैंने कहा वो कहाँ को देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे बैठा हुआ है। तो लाइन ऑफ साइट हमारे लिए ये वाली लाइन रहेगी। ये भी अगेन इमेजनरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि रियल लाइफ में हमारे पास ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। ये बस मैथमेटिकली हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिस वजह से ये सब कुछ करा जा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, कैसे एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा एग्जांपल, वहाँ पे समझेंगे। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट। तो ये जो थीटा मैंने यहाँ पे मेंशन करा है ये है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में ध्यान रखना हम नीचे की तरफ देख रहे हैं लुकिंग डाउनवर्ड, और एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर की तरफ देख रहे हैं लुकिंग अपवर्ड। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये आपने हॉरिजॉन्टल लेवल में एक लाइन खींची जो कि इस ग्राउंड लेवल से पैरेलल में है ऑफ कोर्स। अब हमने एक बात सीखी है, अगर मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइन है और इस तरीके से मैं एक ट्रांसवर्सल खींच लेता हूँ, है ना, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये वाला और ये वाला जो एंगल है अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसको 1 मार्क कर दो, इसको 2, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। उसी तरीके से ध्यान रखना ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल जा रहा था जो कि ग्राउंड लेवल के पैरेलल था ऑफ कोर्स, और ये जो लाइन जा रही है एसी, तो ये क्या होगी, ये लाइन ऑफ साइट है, बट ये अभी फिलहाल क्या हो गई अकॉर्डिंग टू मैथ्स, क्या हो गई है, ट्रांसवर्सल हो गई है। किसके, इस BC और इस A वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल जा रही है इसके। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल थीटा के बराबर। तो यहाँ पे सीखने लायक बात ये थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ पे था, सपोज दैट मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 45 डिग्री आपको गिवन है, इस तरीके से गिवन रहता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही निकल के आएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल का, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास ये लेना होता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास ट्रायंगल बन रहा होता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो इसके बाद मैं जस्ट एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ। 2 एग्जांपल लूँगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन कैसे कराए जाते हैं वो सीखेंगे, और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के सीखेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद वही करते हैं। तो एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। इस पूरे एग्जांपल में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और क्या तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का वो भी सीखेंगे। कहता है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आप करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले कोशिश करनी है उसका डायग्राम बनाया जाए। तो एक ग्राउंड है जहाँ पे एक वर्टिकल टावर स्टैंड है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे ये इस तरीके का टावर मान लिया। तो ये मेरे पास ग्राउंड लेवल हो गया और इसके ऊपर ये टावर हो गया। तो इस तरीके से जो पहली लाइन है उससे रिलेटेड डायग्राम हमने बना लिया। इसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर। अब देखो टावर का फूट कौन है, टावर का फूट यानी पैर, यानी नीचे वाला हिस्सा। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर। ग्राउंड पे, यानी कि ये हमारे पास पूरा कंप्लीट ग्राउंड वाला रीजन है। मान लेता हूँ इसी ग्राउंड पे एक पॉइंट है ये वाला, जो कि 15 मीटर दूर है इस बिल्डिंग के फूट से। तो फूट ये वाला रीजन रहा। मैं इस बिल्डिंग को A और B नाम दे देता हूँ। ये जो B है ग्राउंड लेवल पे है, ये इसका फूट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे, जो कि 15 मीटर की है, एक पॉइंट है कह रहा है। तो इस तरीके से पॉइंट मेंशन कर दिया।
कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है, यहाँ पे कहता है ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से इस तरीके से अगर मैं एक लाइन खींचूँ, जिसको कि मैं लाइन ऑफ साइट कह सकता हूँ, बट हमें बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे समझा हुआ था, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ मेरे पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन रहेगा हमारे पास। तो ये इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हुआ, राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब कंप्लीट इसको नेम दे देते हैं, इसको ए बी सी मेंशन कर देता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। क्वेश्चन में से सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, ये पहला तरीका होता है। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, जब हमने इससे पिछला वाला चैप्टर करा था जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो हमने रेशियोज़ के बारे में पढ़ा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रेशियोज़ रहते हैं। ये हमारे पास साइन का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इन्हीं में से कोई एक रेशियो का हमें यूज़ करना है, और वो कैसे करना है, क्यों करना है, उस सब का रीज़न बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें जो बिल्डिंग है ना ए बी, इसकी हाइट निकालनी। इस हाइट को मैं स्मॉल h मान लेता हूँ। हमें क्या नोन है, हमें ये वाली लेंथ जो है ये नोन है। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है, जो कि ऑफकोर्स होगा ही परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये नोन एंगल है, तो यानी कि ये वाली चीज़ हमारे लिए क्या करेगी, बेस का काम करेगी, जिसको कि हम कैपिटल बी से भी डिनोट कर देते हैं। ये वाला हमारे लिए ऑफकोर्स परपेंडिकुलर कहलाने वाला है, और ये अपोजिट में हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अब इस पूरी बात में हमें बेस मालूम है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ बताओ, इन तीनों रेशियो में वो कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का यूज़ हो रहा है, वो आखिरी वाला है। यानी कि जब हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं, और थीटा कितना है इस केस में, 60 डिग्री। ये सारी चीज़ें हमने करी हुई है। तो टेन 60 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं लेता हूँ तो हमारा काम बनेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो परपेंडिकुलर का मतलब स्मॉल h जो हमें फाइंड आउट करना है, और बेस का मतलब कितना, 15। इस 15 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, और जो 1060 की वैल्यू हमने याद करी हुई थी वो अगर पुट कर दी जाएगी तो हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी। अगर आपको याद नहीं है मैं फिर से याद दिला दूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से हमने एक टेबल बनाई हुई थी जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इन सब की वैल्यूज़ रखनी होती है। मैं साइन कॉस और टेन के लिए बता देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम इसी तरीके से चल रहा होता है, उनकी जस्ट रेसिप्रोकल है, साइन कॉस टेन। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका बताया जाता है, 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। ये पूरी लाइन याद रख लो। इसके बाद साइन में वैल्यूज़ पुट कर दो और अंडर रूट में रखना, यानी अंडर रूट 0, 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, इसका अंडर रूट 1/√2, इसका रूट अंडर रूट 3/4 का कितना होता है 2, अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे लिए साइन के लिए वैल्यूज़ मिल जाती है। ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ है जो हमने करी हुई है। ऐसे ही कॉस के लिए करना है तो इन सबको रिवर्स कर दो, यानी कि यहाँ से 1 उठाऊंगा, फिर यहाँ से अंडर रूट 3/2 उठाया जाएगा, यहाँ से 1/√2, यहाँ से 1/2, और यहाँ से कितना 0। इसी तरीके से 10 के लिए निकालते हैं। अभी फिलहाल हमें किसकी ज़रूरत है, 1060। तो देखो 1060 के लिए क्या करते हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनका डिवाइड, क्योंकि टेन थीटा हमें पता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई इनके रिलेशन में, अपॉन कॉस थीटा। तो इसी वजह से हम दोनों इनका डिवीजन कर देंगे। तो अंडर रूट 3/2 और 1/2, इसका डिवीजन 2 से 2 गया तो कितना मिलेगा, अंडर रूट 3। तो यानी 1060 की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 3। ये सब कुछ रिवीजन के तौर पे मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आपको रिवाइज करना है, साइन कॉस 10 कर लिया, कोजेक सेक कॉट भी निकालना है, तो इनके जस्ट रेसिप्रोकल रखे जाते हैं। तो ये सब कुछ आपने करा है, इनको दोबारा से रिवाइज करिए। अंडर रूट कितना हो गया, h/15। तो यहाँ से हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15/√3, और मीटर में हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है तो ये हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी 15/√3। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है हमें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एग्जाम्पल 1 समझ में आएगा, बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने ये लगाना सीखा कि कैसे हमें क्वेश्चन को डायग्राम में चेंज करना है। डायग्राम के बाद हम इन रेशियोज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, इस रेशियो का, और कैसे देखना होता है, जो चीज़ हमें नोन है कौन अननोन है, इस बात का रिलेशन देखेंगे और वहाँ से हम लोग कोई रेशियो पिक करेंगे। हम इसमें साइन का भी यूज़ हो सकता है, कॉस का भी यूज़ हो सकता है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में 10 का यूज़ हुआ है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ देखेंगे कब साइन और कॉस का यूज़ हो रहा है। तो इसके बाद ये वैल्यूज़ करी, और इसके बाद ये जो टेबल है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो। चाहे तो आप एग्जाम्पल 1 दोबारा से खुद से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपको समझ में आया है या नहीं आया।
तो इसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूँ जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, ये वाला जो डायग्राम है इस पे बेस्ड एग्जांपल रहेगा। तो एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 7 ले रहे हैं और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है और सबसे इजी एग्जांपल है जहाँ पे समझने में आसान रहेगा एक कॉन्सेप्ट, तो इसको लेते हैं। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब देखो कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो डायग्राम में हमसे कहता है कि एक रिवर है, ये जो ए से बी वाला हिस्सा है ये पूरा इसमें रिवर फ्लो होने वाली है, ठीक है। तो ये और ये हमारा क्या हो गया, बैंक हो गया, किनारा हो गया इस रिवर का। ये ऊपर से क्या जा रहा है, ब्रिज जा रहा है। ये कहता है कि एक ब्रिज पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, रैंडम सा कोई भी पॉइंट ले लिया जो कि पी है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों जो बैंक का है, तो एक बैंक ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ देखेंगे और जो सामने पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यही इस बुक में मेंशन किया हुआ है। इसको अभी प्रॉपर मैं डायग्राम में बनाने वाला हूँ, उसके बाद और बेटर समझ में आएगा। अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा दिखे ना। दूसरा कहता है जो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये हॉरिजॉन्टल लेवल और नीचे की तरफ अगेन बैंक की तरफ देखना है, ठीक है। बैंक यानी ये दूसरा कोना, तो यहाँ पे कितना है, ये भी 45 डिग्री है। तो ये 30 है, ये 45 डिग्री है। उसके बाद कहता है ये जो पॉइंट लिया है इसकी दूरी जो हमारे पास है वो कितनी है, हाइट कह सकते हैं, वो कितनी है, 3 मीटर है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर हाइट नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये इस तरीके का ट्रायंगल नज़र आ रहा है PAB और ये D वाला पॉइंट। अब इस पूरी बात को, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये क्वेश्चन में जो भी कुछ कह रहा था, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना लिया है। इसको देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे परफेक्ट एक तरीके का ट्रायंगल आपको नज़र आने वाला है। तो देखो ये रहा हमारे पास ब्रिज, ये जो कंप्लीट लाइन जा रही है, इस ब्रिज पे कोई भी एक पॉइंट P ले लिया है और ये जो AB लेंथ नज़र आ रही है यहाँ से एक रिवर पास हो रही है, ठीक है। तो कंप्लीट ब्रिज नहीं बनाया मैंने, बस इतना बनाया है ताकि हम लोग मैथ से इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकें। इसके बाद ये कहता है कि इस पॉइंट P से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक बैंक पे यानी A मान लिया मैंने, उस पर कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी बताया है। उसमें क्या होता है, जहाँ पे भी हम खड़े हैं वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं और जिस भी नीचे की तरफ को अगर देख रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये 30 डिग्री माना जाएगा। यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरे बैंक की तरफ देखता है, कहता है और अगेन हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे और ये कितना एंगल होगा हमारे पास, 45 डिग्री निकलने वाला है, ठीक है। अब इसी के लिए मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होने वाली है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ताकि हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले सके। कौन सा, ADP। और ये जो लेंथ है कंप्लीट PD, ये कितना है, 3 गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PD इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर। मीटर में हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में विड्थ निकालनी है रिवर की। रिवर मैंने बताया यहाँ से फ्लो रही है, ये A और B ये बैंक है, तो ये बीच में रिवर फ्लो रही है। तो हमें क्या करनी है ना, ये कंप्लीट AB की लेंथ है, ये फाइंड आउट करके देनी है, ठीक हो गया। तो जहाँ तक है क्वेश्चन क्या कह रहा है और उससे रिलेटेड जो डायग्राम है कंप्लीट आपको समझ में आ चुका होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम सही बनाओगे तो क्वेश्चन भी सही निकलेगा। ये 45, तो सिमिलर रीज़न ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। करने का क्या तरीका है, देखो ये जो AB है दो हिस्सों में टूट चुका है, एक तो AD और एक DB। तो पहले हम AD निकालेंगे फिर DB निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे। अब कैसे करोगे, पहले तो आप लोगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADP, तो दो टुकड़े हो चुके हैं, तो इस वजह से ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये 90 डिग्री पड़ रहा है। इस ADP ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मेरे पास बेस बनेगा, देखो ये है हमारे पास गिवन एंगल 30 डिग्री और यहीं पे 90 डिग्री है, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में अगर मैं रेशियो की बात करूँ, इस तरीके से हमारे पास रेशियोज़ होते हैं, तो हम कौन सा यूज़ करें, देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 वाला यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 10, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 3 अपॉन में बेस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना है, AD है। अब 10 30 की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, इज इक्वल्स टू कितना, 3/AD। तो AD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/√3 मीटर। तो अभी तो हमारा आधा काम हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ AD निकल गया है। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये एंगल 45 है, ये परपेंडिकुलर है, BD निकाल लेंगे, दोनों को सम करेंगे। तो दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
PDB। और जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 2 ट्रायंगल पे इसी तरीके से लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी जाके उनके आंसर्स निकल। तो आगे भी आप देखोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे वहाँ पे 2 ट्रायंगल तो निकल ही रहे होंगे जिन पे आपको काम करना होगा। तो ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों पे काम करना है। अगेन परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो 10 का लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लगाएंगे, 10 45। अब की बार एंगल चेंज है, इस बात का ध्यान रखना। तो 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है DB जो कि हमें फाइंड आउट करना है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, DB इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 मीटर आ गया। हमें निकालना था AB। AB किसके बराबर है, AD प्लस DB के बराबर है। AD की वैल्यू आई है 3/√3 और DB की वैल्यू आई है 3। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से 3 कॉमन निकालो, √3 + 1 मीटर। तो ये हमारे पास विड्थ हो गई है उस रिवर की विड्थ, यानी ये जो AB है यहीं से हमारे पास रिवर फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही हमने कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इतना आप लोगों को नोट डाउन करना है काफ़ी अच्छी तरीके से। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, चेकआउट कर लेना चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।